सभी मित्रों का जीएन सिंह आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में जीएस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है और जीएस सेकंड पेपर, जिसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, में आता है। इसमें अभी मैं समय समय पर कुछ वीडियो आपके समक्ष एक टिप्स के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा राजनीति विज्ञान और जीएस के कुछ पोर्शन पर प्रकाश डाल रहा हूँ, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और साथ साथ आप कुछ टॉपिक्स को सुने और आपके मन में पढ़ने के प्रति जागरूकता पैदा हो। आज हम जीएस सेकंड पेपर में गवर्नेंस क्यों रखा गया और इसका क्या महत्व है, आज सिविल सेवक के लिए इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहले हम आपको एक साधारण अर्थ बता दें कि गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में क्या अंतर है। तो इसमें वही अंतर है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतर है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी विज्ञान का एक व्यावहारिक रूप है, क्योंकि विज्ञान सैद्धांतिक है, वह व्यवहार में कार्य नहीं कर सकता और उसका व्यावहारिक रूप टेक्नोलॉजी होता है, जो मानव कल्याण में अपना योगदान देता है। उसी प्रकार से गवर्नेंस भी गवर्नमेंट का एक व्यावहारिक रूप है। अगर आप साधारण अर्थ में समझें तो आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस इज ए अप्लाइड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत जब तक व्यवहार में प्रकट नहीं होता, मानव कल्याण के लिए उपयोगी नहीं होता, तब तक ऐसे सिद्धांतों का कोई अर्थ नहीं है। आज न्यूटन के तीसरे नियम की सार्थकता तब है जब उसके माध्यम से हमने जेट नोदन, रॉकेट नोदन, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि बनाए। उसी प्रकार से इसको रखे जाने का तात्पर्य यह था कि पिछले एक शताब्दी में यह देखा गया कि शासन और प्रशासन दोनों हैं, लेकिन गवर्नेंस कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और जब तक कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, मानव का कल्याण नहीं करती, तब तक उसकी उपयोगिता या सार्थकता का कोई अर्थ नहीं होता। आज आप देखते हैं कि जगह जगह पर थाने बने हुए हैं, डीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी तक जगह जगह पर तैनात हैं। एक भारी भरकम सरकार है, लेकिन चारों तरफ अपराधीकरण, भ्रष्टाचार आदि देखने को मिलता है। तो ऐसे शासन प्रशासन का क्या अर्थ जो हमारे हितों की पूर्ति ना कर सके,
जो मानव का कल्याण ना कर सके। इसीलिए यह महसूस हुआ कि हमें गवर्नेंस चाहिए, हमें अभिशासन चाहिए, हमें सुशासन चाहिए। आज आप देखते हैं कि चुनाव प्रचार में जब तमाम राजनीतिक दल आते हैं तो भी अपनी मैनिफेस्टो में सुशासन की बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग सुशासन बाबू ही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में सुशासन, सुराज आदि की बात कही गई। गवर्नेंस के रखे जाने का मूल उद्देश्य ये था कि जो शासन प्रशासन एक यंत्र बनकर रह गया है, केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, व्यवहार में उसका कोई भी लाभ समाज नहीं उठा पा रहा है, तो उसका लाभ समाज कैसे उठाए। मित्रों, पिछले एक शताब्दी में यह देखने को मिला कि शासन भी है और प्रशासन भी है, लेकिन गवर्नेंस कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रशासन है वो औपचारिकताओं, नियमों कानूनों में बंधकर रह गया है। व्यवहार में उसकी कार्यप्रणाली दिखाई नहीं पड़ती। नैतिकता और चरित्र का भी पतन हो गया है। भ्रष्टाचार में नौकरशाही पूर्णतया लिप्त हो गई है। धन कमाना आज नौकरशाही ने अपना एक उद्देश्य बनाया है और सेवा का भाव पूर्णतया समाप्त होता जा रहा है। हम जानते हैं कि ये जो शासन और प्रशासन है, हम जानते हैं कि जो जनता है वो साध्य है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आती है और इसी जनता के कल्याण के लिए नौकरशाही भी बनती है। जनता साध्य है और जो शासन और प्रशासन है ये साधन है, ये सब जनता के लिए है। लेकिन प्रायः यह देखने को मिला कि जो प्रशासन है वो साध्य बन गया और जनता साधन बन गई। जनता की हित तो छोड़ दीजिए, प्रशासन स्वयं जनता से अपने हितों की पूर्ति करवाता है। जनता पराधीन नागरिक के रूप में स्वयं को महसूस करने लगी। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कहीं भी वह अपने कार्य के लिए गई तो बिना धन दिए उसका कार्य नहीं हुआ। कार्य में देरी ही लाल फीताशाही को जन्म देता है। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार नौकरशाही का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसलिए यह महसूस किया गया कि हमें एक ऐसे शासन और प्रशासन की आवश्यकता है जो व्यवहार में परिलक्षित हो, जनता के हितों की पूर्ति करे और जनता को महसूस हो
कि हमारा हित इनसे सुरक्षित है। इसका आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हाल में कोई परीक्षा हो रही है, एग्जामिनर कमरे के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा है या किसी से बात कर रहा है, बच्चे अंदर नकल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा हो रही है, गार्डी करने वाले अध्यापक दो हैं, लेकिन फिर भी नकल हो रही है। तो इसका मतलब है सारी व्यवस्था तो है लेकिन गवर्नेंस नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यवहार में किसी चीज का परिलक्षित होना। शासन और प्रशासन को ऐसा व्यवहारिक रूप देना जिससे वह जनोपयोगी हो सके। ऐसा महसूस किया जाने लगा कि हमें अब सुशासन की जरूरत है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महसूस किया कि सुशासन को लाए बिना जनहित को साधा नहीं जा सकता। 1992 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी इस बात को एहसास किया जाने लगा कि यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जब तक सुशासन का प्रमाण पत्र नहीं दे देता तब तक उसे कोई कर्ज ना दिया जाए। और साथ साथ ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि किसी भी देश में गुड गवर्नेंस के अभाव में उदारीकरण सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का चेहरा मानवीय नहीं होता तब तक वह समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। और यहाँ मानवीय होने का मतलब है गरीब का हित। इसीलिए आज गवर्नेंस की बात की जाती है। गवर्नेंस के कुछ अपने लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस वह होगा जहां पर एक प्रभावी और कुशल प्रशासन हो। दूसरी चीज, वह नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने वाला प्रशासन हो, भ्रष्टाचार से राहत दिलाने वाला प्रशासन हो, कुशल लोक सेवकों की भर्ती करने वाला प्रशासन हो, पारदर्शिता व्यक्त करने वाला प्रशासन हो। प्रशासन उन तमाम क्षमताओं से युक्त हो जो अपने नागरिकों की सामान्य समस्याओं को हल कर सके। प्रशासन मितव्ययी हो, जनता को ऐसा महसूस हो कि यह हमारी समस्या के निदान के लिए ही बैठा है, ताकि प्रशासन और नागरिक के बीच की दूरी को कम किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ई गवर्नेंस का भी कॉन्सेप्ट आया है। जैसे आज ई टीचिंग की बात की जा रही है। ई टीचिंग एक ट्रांसपेरेंट टीचिंग है। इसीलिए हम गवर्नेंस के संबंध में कहते हैं कि राज्य को न्यूनतम कार्यों तक सीमित किया जाए और बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों को
प्राइवेट संस्थाओं जैसे गैर सरकारी संगठन या एनजीओ को सौंपा जाए और सरकार घर घर जाकर लोगों का कल्याण नहीं कर सकती, क्योंकि इतना भारी भरकम अगर शासन प्रशासन होगा तो फिर उस पर एक बहुत बड़ा धन खर्च होगा और वो तमाम औपचारिकताओं में बंधी होती है। इसीलिए उसे अपनी नौकरी की फिक्र ज़्यादा और जनता के कल्याण की फिक्र कम होती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नेंस का मूल कॉन्सेप्ट आता है उसमें है कि गवर्नेंस यानी गवर्नेंस इज ए एडमिनिस्ट्रेशन कम एंड मैनेजमेंट प्लस। यानी इसका शाब्दिक अर्थ है कि न्यूनतम शासन अधिकतम प्रबंधन। न्यूनतम शासन अधिकतम प्रबंधन कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट करे, प्रबंधन करे, कुशल प्रबंधन करे और जनहित के कार्यों को गैर सरकारी संगठनों को सौंपे, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण भी रखे ताकि वह अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बने रहें और किसी भी प्रकार से वह भ्रष्टाचार में लिप्त ना होने पाएं। यहाँ पर हम प्रबंधन करके न्यूनतम धन में अधिकतम कल्याण कर सकते हैं, लेकिन सीधा कार्य करके हम अधिकतम कल्याण नहीं कर सकते। जैसे कोई कोचिंग ही पढ़ाता है तो स्वयं पढ़ाकर ज़्यादा धन नहीं कमा सकता, चाहे दिन भर पढ़ाए, लेकिन मैनेजमेंट करके एक बड़ी व्यवस्था चलाकर बड़ा धन कमा सकता है। आप देखते हैं कि मुकेश अंबानी का मैनेजमेंट है, वो कोई वर्क नहीं करते। तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूनतम शासन और अधिकतम प्रबंधन पे कार्य करे। इसीलिए ये जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट रहा, ये ऐसा नहीं है कि 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ही आया। वास्तव में अगर आप देखें तो प्राचीन काल से भारत में भी रहा। कौटिल्य ने ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में जन कल्याण की बातें की है। राजा और प्रजा में अभिन्न संबंध माना है। उन्होंने यहाँ तक लोक कल्याण की बात कर दी कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाच्य हिते हितम, ना आत्म प्रियम हितम तु राज्ञः, प्रजा तु हिते हितम। लेकिन इसके बावजूद कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो नौकरशाही होती है, जो प्रशासन होता है, जब उसे अवसर मिलेगा तो राजस्व का कुछ हिस्सा वह अवश्य चुरा लेगा। इसीलिए कोष पर राजा का सीधा नियंत्रण उन्होंने माना था। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि यदि जिह्वा पर शहद की एक बूंद रख दिया जाए तो यह संभव है कि जिह्वा शहद का स्वाद ना ले, यानी असंभव संभव हो सकता है। लेकिन राजस्व का कोई कर्मचारी घूस ना ले, यह संभव नहीं है।
जल में रहने वाली मछली जल का एक बूंद ना पिए, यह संभव हो सकता है, लेकिन राजस्व का कोई कर्मचारी घूस ना ले, यह असंभव है। कितनी दूरदर्शिता थी कौटिल्य में, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, मंत्रीगण राजा के विश्वास पात्र हों, ताकि वो शासक के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद में अगर अधिक से अधिक सदस्य हों तो 8 हों, क्योंकि अगर भारी भरकम आकार होगा तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा और जनता को मिलने वाला धन शासन और प्रशासन पर ही खर्च हो जाएगा। इसीलिए जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो राज्य या सरकार है, जो राज्य या सरकार है वो 2 कार्य करती है। एक आवश्यक कार्य और एक लोक कल्याण कार्य। गवर्नेंस के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो सरकार है, जो राज्य है, उसको आवश्यक कार्यों तक ही सीमित किया जाए। इसमें सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय आता है, क्योंकि ये सभ्य समाज की पहचान है और इसी की रक्षा के लिए राज्य बनता है। अगर राज्य यह आवश्यक कार्य नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यही कार्य करे वो। और जो लोक कल्याण के कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उसे गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपे और वह अपने द्वारा रखे गए वॉलंटियर्स के माध्यम से उन गरीबों तक नीतियों को पहुंचाए, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य केवल गरीबों तक ही सीमित होते हैं। लेकिन सरकार उन पर नज़र रखे, उनका प्रबंधन करे कि वह उन नीतियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, सरकार के द्वारा दिए गए धन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी व्यवस्थाओं में जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। उदारीकरण का भी यही उद्देश्य है, निजीकरण का भी यही उद्देश्य है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरकार प्रशासन के माध्यम से अपनी नीतियों को देश के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसकी संख्या इतनी अधिक नहीं होती। इसीलिए नौकरशाही के आकार को कम किया जाए, जो नौकरशाही रखी जाए वह गुणवत्तापूर्ण हो, चरित्रवान हो और जनता के हित को अपने हितों के साथ जोड़कर देखती हो।
यहाँ गवर्नेंस के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि गुड गवर्नेंस का अर्थ होता है ऐसी गवर्नमेंट यानी एनाबल्ड गवर्नमेंट, एक्सीलेंट गवर्नमेंट, और इफेक्टिव गवर्नमेंट। इसका मतलब है सक्षम सरकार, सक्षम सरकार यानी गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सक्षम हो। एक्सीलेंट जो यह एक प्रकार से इतनी योग्य हो कि वह अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती हो। इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रभावी शासन। अगर इतने गुण होंगे तभी वह गवर्नेंस का हिस्सा बन पाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नेंस होता है उसको एक ही चीज से व्यक्त कर दिया जाता है जिसका अर्थ है स्मार्ट गवर्नमेंट। आज आईटी के दौर में आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्मार्ट की बात की जाती है। जैसे कहा जाता है ऑनलाइन टीचिंग एक स्मार्ट टीचिंग है। आप कहते हैं कि स्मार्ट सिटी, आप स्मार्ट पुलिस की बात भी करते हैं। तो जो गवर्नेंस का मूल आशय होता है वह कहीं ना कहीं स्मार्ट में ही छिपा होता है। और आज हर व्यवस्था को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जाता है, स्मार्ट बॉय। तो यहां स्मार्ट का अर्थ क्या है? जब तक इतने गुण नहीं होंगे वह स्मार्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां एस फॉर सिंपल, और एम फॉर मॉरल, कहीं कहीं इसे मॉडल भी लिख दिया जाता है। ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रेस्पॉन्सिबल, और टी फॉर ट्रांसपेरेंट। यानी जब इतने कैरेक्टर आ जाते हैं तो वो चीज स्मार्ट हो जाती है। सिंपल का मतलब होता है जहां सबकी पहुंच हो, यानी शासन प्रशासन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जहां एक आम नागरिक और गरीब से गरीब जनता भी वहां पर पहुंच सके। मोरल का मतलब नैतिक, यानी जो शासन प्रशासन का चरित्र है वो नैतिक होना चाहिए। यहाँ नैतिक का अर्थ है कि हमें इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए कि कोई प्रताड़ित है, दबा कुचला है, तो उसका कल्याण कैसे हो।
न्यूनतम व्यक्ति को अधिकतम सुविधा कैसे मिले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को कैसे सार्थक बनाया जाए। क्योंकि जब कोई व्यवस्था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो वह व्यवस्था प्रभावशाली मानी जाती है। जैसे जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, लोग खाने के लिए बैठते हैं और सारी भोजन सामग्री जब अंतिम व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिल जाती है तो माना जाता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अकाउंटेबल माने जवाबदेही, जवाबदियता, यानी प्रशासन की जवाबदियता सुनिश्चित होना चाहिए। जब कोई जवाबदेही किसी के पास होगी तो वह निश्चित रूप से निरंकुश नहीं हो पाएगा। रेस्पॉन्सिबल का मतलब है उत्तरदायित्व, जनता के प्रति शासन और प्रशासन का उत्तरदायित्व है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा चुनकर आती है, सरकार जनहित में नीतियां बनाती है, प्रशासन उसे लागू करता है। अतः शासन और प्रशासन को सदैव जनता के हितों को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और उनके हितों पर विचार करते हुए आवश्यकता अनुसार यदि कोई अनुपयोगी चीज़ है तो उसमें परिवर्तन भी करना चाहिए। और लास्ट है ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी। जब कोई चीज़ पारदर्शी होगी तो एक पार से दूसरे पार तक दिखाई पड़ेगी, और जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ करप्शन नहीं होगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि गवर्नेंस को बेसिकली इसलिए रखा गया कि शासन और प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, मोरल बनाया जाए और उसे सिंपल बनाया जाए। यही कारण है कि आज 21वीं शताब्दी में गवर्नेंस का सर्वाधिक महत्व है और समय समय पर जो समस्याएं किसी देश के समक्ष पैदा होती हैं उसी समस्या के निराकरण को करने के लिए सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में ये जो चीज़ें रखी गई ये सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज़्यादा हैं। इसलिए किसी इनके लिए कोई किताब निर्धारित नहीं है कि किसी किताब से पढ़ करके आप लिख देंगे, बल्कि उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, पत्रिकाओं में पढ़ते रहें, देश की समस्याओं को समझें। आज आप जानते हैं कि भारत के समक्ष अनेकानेक चुनौतियां हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, उग्रवाद, अलगाववाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इन सारी समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए और देश में सुशासन कैसे स्थापित किया जाए, इसी के लिए गवर्नेंस को लाया गया ताकि हम गरीबों तक सरकार की नीतियों को पहुंचा सकें। क्यों? क्योंकि समाज एक श्रृंखला होता है, एक चेन होता है, और चेन की अगर कोई कड़ी कमज़ोर होगी तो पूरी चेन बेकार हो जाएगी। इसीलिए चेन की कड़ी जो कमज़ोर है उसे मजबूत बनाया जाए ताकि वह समाज रूपी श्रृंखला में जुड़ सके और सबकी समस्याओं का निदान कर सके शासन प्रशासन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम करने में हम सक्षम होंगे तथा सबका साथ और सबके विकास के सपना को
पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।